हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट में। आज आपके सामने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो पेपर हुआ है रिसेंटली, उसके कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। उसमें से एक क्वेश्चन है, संविधान के किस विशेषता के कारण कोई व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक अपने धार्मिक विश्वासों और परंपराओं का पालन कर सकता है। तो पहली बात है जी, इसका आंसर तो है जी धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब हो गया भारत में सभी धर्मों का आदर और सम्मान किया जाता है, कोई विशेष धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। उसके बाद जी अगली टर्म दी हुई है जी संघवाद। संघवाद का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा, जैसे केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, इनमें तो शक्तियों का बंटवारा है अलग अलग। प्रभुसत्ता का मतलब होता है जी अपनी जो आंतरिक नीति है, बाहरी नीति है, देश के जो इंटरनल अफेयर्स हैं, एक्सटर्नल अफेयर, वो जो भारत है वो किसी अदर पर डिपेंड नहीं, वो अपनी स्वतंत्रता से अपने निर्णय ले सकते हैं भारत सरकार अकॉर्डिंग टू संविधान। अखंडता का मतलब है जी विभिन्न कल्चर हैं अपने देश में, विभिन्न विचार हैं, धर्म हैं, उन सब को एक संग मिला के चलना, यूनिटी बना के रखना। और ये सारे हैं जी आपके भारतीय प्रस्तावना में जुड़े हुए हैं, भारत की प्रस्तावना में है ये धर्म। और आर्टिकल 25 से 28 है जी वो धर्म से रिलेटेड के बारे में, उसमें धार्मिक स्वतंत्रताएं दी हुई हैं, उससे रिलेटेड सारी जानकारी हैं जो कि हैं जी फंडामेंटल राइट में 25 से 28। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन मैथ से है। इसमें पूछा गया है 1331 का क्यूब रूट, 216 का, 729 का, 64 का। तो 1331 किसका क्यूब रूट होता है जी? 11 का। 216 होता है जी 6 का। 729 होता है जी 9 निम 81 निम्मा 729, और 64 होता है जी 4 का। जोड़ लेते हैं 11 और 9 20, 6 और 10 10, 6 और 4 10, तो 20 + 10 जी टोटल हो गए 30। आंसर है कहीं 30 जी, ये रहा इसका आंसर है जी 30। अगला सवाल देखते हैं। बहुविकल्पीय आधारित, ये इधर इंग्लिश में भी है और ये हिंदी में भी है, दोनों में ही सेम क्वेश्चन है। बहुविकल्पित आधारित प्रश्नों के सही उत्तर देने के लिए सही अंक देने पे 1 अंक मिलता है और गलत पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है जी। टोटल प्रश्न है जी 120 और उससे अंक कितने प्राप्त हुए जी? 80। तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया? मान लीजिए टोटल प्रश्न है जो हमारे दिए हुए हैं 120, सही अगर करता पूरे तो उसे मिलते जी 120 में से 120। अब उसमें नेगेटिव मार्किंग है जी 1/3 की, मतलब अगर वो सारे गलत करता तो उसके नेगेटिव हो जाते जी 120। अगर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है तो -40 हो जाता है, 40 लिख लेते हैं यहाँ पे माइनस का। पर प्राप्त कितने हो रहे हैं जी? उसे 80 हो रहे हैं, यानी उसने कुछ गलत भी करे हैं और कुछ सही करे हैं। इनका रेशियो ले लेते हैं जी। इन दोनों की होती है जी घटा। 180 में से 80 गए, सॉरी 120 में से 80 गए जी, 40 बचा। और ये -40, और इन दोनों की होती है जी ऐसे, ऊपर वाले की -40 और -80। आंसर कितना हो गया जी? -120। ये है जी राइट और ये है जी रॉन्ग। तो रेशियो ले लेते हैं, 3:1 रेशियो आया जी। मतलब कि ये जो रेशियो है टोटल क्वेश्चनों का है। टोटल क्वेश्चन हमें दिए कितने हुए हैं जी? 120। 120 बटे में 4। राइट आंसर के उस रेशियो क्या आया है जी? ये रहा, कहाँ गया? ये रहा 3 गुणा में 3 कर लेते हैं जी। 4 3 12, 30 पे गया, कितना आ गया जी? 90 उसने राइट आंसर दिए हैं और 30 उसने जी रॉन्ग आंसर दिए हैं। पूछा क्या है हमसे? पूछा है जी हमसे राइट आंसर 90 है जी, ये रहा 90 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं जी। 5 विषयों में नीरा का एवरेज जो है, औसत है, वो 72 अंक है। छठे विषय में प्राप्त अंक अगर उसे शामिल कर ले जाते हैं, छठे विषय के भी, तो उसका जो रेशियो है जी 75 हो जाता है। तो छठे विषय में कितने अंक प्राप्त हुए? देखो जी, बढ़े जब 6 विषय शामिल कर लेते हैं तो उसके हो जाते हैं जी 75, और 5 विषय में हैं जी उसके 72। कितने बढ़े जी? 3 का औसत बढ़ा, ध्यान सुनना जी, औसत बढ़ा 3 का।
ये टोटल औसत बढ़ रहा है 3 का, तो टोटल जी 6 हैं, तो टोटल कितना बढ़ेगा 18। यानी जब 18 उसके नंबर बढ़ेंगे तो पर विषय के 3-3 नंबर का एवरेज बढ़ जाएगा उसका। तो पहले जो 72 थे और 18 नंबर बढ़े तो टोटल जो है उसके 90 नंबर। ये तो हो गया जी इसका तरीका। ऐसे समझिए एवरेज, यानी जब एक एक विषय में नंबर बढ़ेंगे, मान लीजिए हर विषय में एक एक नंबर बढ़ा, आपके 5 विषय हैं तो 5 नंबर बढ़ गए जी, 5 नंबर बढ़ गए। एवरेज कितना होगा जी, बढ़े तो आपके टोटल 1 नंबर ही एवरेज हम निकालेंगे। इसका जी अगला एक तरीका ये हो गया। एक अगला तरीका मैं आपको बताता हूँ इसी का। 6 विषय में है जी उसके 75 और 5 में है जी उसके 72। ये है एवरेज, ये है सब्जेक्ट। जब 6 सब्जेक्ट में हैं तब तो उसके हैं जी 75, 5 विषय में 72। कितने का डिफरेंस है 1, यहाँ लिखा 1, यहाँ कितने का डिफरेंस है 3। अब ध्यान रखना है जो ये नीचे वाला है ना, नीचे वाला, इसमें इससे गुणा कर दो जी 15, 5 तिहाई 15, और इस 15 को इस ऊपर वाले में जोड़ दो। 75 और 15, सॉरी 75 और 15 कितना हो गया जी 90। आंसर आपका तब भी आया 90। इसमें क्या करना है, पहले जो आपका बढ़ा हुआ है वो लिखना है और फिर जो ये कम है वो लिखना है। अगर यहाँ पर डिफरेंस 2 आता तो यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, हमें रेशियो 1 का ही निकालना है। 1 का निकाल कर नीचे वाले कम संख्या उसमें करते हैं इसको गुणा और ऊपर वाले में देते हैं जोड़। आंसर आपका दोनों जी सेम ही आएगा। ये भी एक तरीका है इसका करने का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है जी, आसान सा है। यदि किसी विषय के 40% का 20% 8 है तो संख्या ज्ञात करिए। निकालते हैं जी। मान लीजिए संख्या x ही मान लो, x का 40% का 20 बटे में 100, परसेंट जब हटाते हैं तो 100 लिख लेते हैं, बटे में कितना है जी 8 है। इससे ये कट गया, ये 4 दूनी 8, 8 से ये 8 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया 100। यानी वो संख्या 100 ही है जी। अगर 100 का आप 40% का 20% निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। अगला सवाल है जी, 12 कलमों की कीमत 30 रुपये है। द 12 पेन कॉस्ट कितने हैं 30 रुपये, तो 26 का निकालना है। ये जी सवाल है जी। एक कलम के कितना 12 का है 30, एक का कितना हो जाएगा 30 बटे में 12 और गुणा में 26 कर लो जी। 3 चौके 12, ये 10 पे गया, ये 2, ये 5, ये 2 से 13, 13 5 65 आंसर है जी। देखते हैं कहीं 65 है, ये रहा। एक का निकाल लेंगे कितने, अगर हमें एक चीज़ की वैल्यू पता है तो हम किसी भी चीज़ की उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगला सवाल है जी, 10 कुर्सियों का लागत मूल्य 18 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के समान है। देखिए तो दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। 10 कुर्सियों की लागत को मूल्य को हम लोग मान लिया जी कॉस्ट प्राइस CP, ये बराबर है जी 18 कुर्सियों के विक्रय मूल्य। 18 कुर्सियों का विक्रय मूल्य मतलब 18 का सेलिंग प्राइस। रेशियो ले लेते हैं, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, न्यूमेरिक में एक तरफ ले लेते हैं, 5 बटे में 4, ये SP इधर ही रहेगा और CP को जब हम नीचे ले जाएंगे तो ये नीचे हो जाएगा इधर। तो CP कम है जी, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। कितने का अंतर है जी 1 बटे में प्रॉफिट और लॉस किस में निकालते हैं, जो भी हमारी कॉस्ट प्राइस है। मान लीजिए आपने कोई चीज़ 10 रुपये में खरीदी, अगर आप उसे 20 रुपये में बेच रहे हैं तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कैसे पता चला, क्योंकि आपकी कॉस्ट प्राइस 10 रुपये थी। तो बटे में 4% में निकालना है, तो जी 4 25 आ गया जी आपका आंसर। ये रहा ऑप्शन B। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, इसे मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ कि डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है। डिस्काउंट हमेशा आपने जो चीज़ जितने प्राइस पे खरीदी उस पे नहीं देते हैं। किस पे होते हैं, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब कोई दुकान, आप दुकान में गए, उस चीज़ पे 100 रुपये लिखा है प्रिंट प्राइस, तो दुकानदार आपको मान लीजिए 10% का डिस्काउंट दे रहा है या 10 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 रुपये पर देगा, मतलब आपको 90 रुपये की पड़ेगी वो। तो हमेशा अंकित मूल्य पर देते हैं जी।
ये ध्यान रखना। अब उसे वो कितने की पड़ी वो उसका एक अलग मैटर, उस पर डिस्काउंट नहीं देगा। डिस्काउंट हमेशा प्रिंट प्राइस या मार्क प्राइस पे दिया जाता है। वो देखा होगा पैकेटों में लिखा होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसमें 70 रुपये मान लीजिए लिखा हुआ है। अब ये दुकानदार के ऊपर है, वो आपको 70 रुपये में देता है, 65 में देता है, 60 में देता है, तो डिस्काउंट किस पे दिया उसने, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस या फिर अंकित मूल्य पे। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राधिका अपनी पूरी यात्रा का 3/5 रेल से करती है तय, 7/20 बस से और शेष 6.5 पैदल चलते हैं। तो टोटल दूरी निकालनी है। टोटल दूरी निकालने के लिए कुछ नहीं, इसका LCM ले लेते हैं। पहले देखते हैं 3/5 और 7/20, ये हो गया जी 20, 5 4 3 12 और 20 12 7 19, यानी 19/20। टोटल है जी 19 और 20 सॉरी, और 19 है जो वो रेलगाड़ी से और बस से तय कर चुकी है। बचा कितना, 20 में से 19 गए, एक वो तय कर रही है 6.5 किलोमीटर जो कि है पैदल। तो टोटल हमारी दूरी कितनी है, 65। निकाल लो, 65 गुणा में 20 कर लो। इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे 10 हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो गई। 65 दूनी 130 किलोमीटर है जी टोटल दूरी है, ये रहा जी 130। इस तरीकों के सवाल को सबसे निकालने का सबसे आसान तरीका है कि जी ऐसी कोई संख्या लो जो अगर रेशियो में है तो जो सबका LCM हो, उससे हमारी वैल्यू आसान हो जाती है करने में। अगला सवाल है जी, ये इंग्लिश का सवाल है जी। इसमें सिनोनिम फाइंड करने हैं। तो सिनोनिम मतलब वही पर्यायवाची शब्द समझ लीजिए आप लोग। तो देखते हैं OPQ। OPQ मतलब होता है जी अपारदर्शी, मतलब जिससे आर पार ना देखा जा सके। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, यानी D का लिख लेते हैं हम लोग। ये रहा जी 3। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी, नॉन ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जी अपारदर्शी, 3। अगला है जी नेटिव। नेटिव का मतलब होता है जी ओरिजिनल या फिर राष्ट्रीय या फिर जेन्युइन। जेन्युइन इसमें है कुछ, ये रहा जी ओरिजिनल, C का है जी 2। अगला है जी पेनिट्रेट। पेनिट्रेट मतलब होता है जी भेदन क्षमता, ऐसे समझ लीजिए भेदन क्षमता है जो पार कर जाए, किसी को हिट करे। तो पेनिट्रेट का मतलब जी आपके हिसाब से इसमें क्या हो गया। और VVCS का मतलब होता है जी बहुत बेकार या फिर अनैतिक, उग्र, अग्रेसिव। अग्रेसिव का मतलब जी इसमें ये लगा लीजिए आप लोग इंट्रूडिव, मतलब वही हो गया। और VVCS का मतलब जी होता है, अभी बताया था, अनैतिक। और पेनिट्रेट का मतलब होता है भेदन या फिर घुसना कहीं पे। तो A का हो गया जी 4 और B का हो गया जी 1। तो आपको ऑप्शन में अगर ये है तो ये है जी आपका राइट आंसर। वाइल मतलब भी होता है जी बेकार, घिनौना। इंट्रूडो, एक देखा होगा इंट्रूडर करके एक मोटरसाइकिल में लॉन्च हुई थी, पर वो इंट्रूडर था, ये इंट्रूडी है। ये इंट्रूडी का मतलब होता है जी घुसना या फिर कहीं हस्तक्षेप करना बिना अपने किसी की मर्जी के, खुद में ही। तो ये जी आपके सवाल, तो ये आज के सवाल थे आपके। थोड़ी वीडियो लंबी हो गए थे, पर मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ इससे नया सीखने को मिलेगा। और जो भी है आपकी राय, कुछ सुझाव हैं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में करिए। और जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और बने रहिए एग्ज़ाम टारगेट के साथ। धन्यवाद।